हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नेट टैक्स लायबिलिटी, जो आपके एग्जाम में अराउंड 15 to 25 मार्क्स के लिए आएगा। तो इस चैप्टर को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के यूटिलाइजेशन के बारे में समझना। ओके, सो इसको समझने के लिए हम अज्यूम करेंगे, एक स्टोरी समझ लेना, अज्यूम करेंगे कि हम ये जीएसटी फैमिली है। ओके, जीएसटी फैमिली में आईजीएसटी जो है वो एक फादर है। ओके, एंड उसके ये 3 बेटे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ओके, अब ये जो फैमिली है वो थोड़ी सी सेल्फिश फैमिली है। ओके, सेल्फिश फैमिली मतलब क्या है कि अगर उनको भूख लगा तो सबसे पहले खुद खाएंगे और उसके बाद अगर कुछ बचा तो अपने बच्चों को देंगे या दूसरों को देंगे, रिलेटिव को देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर फादर को नहीं यहाँ पे आईजीएसटी, तो आईजीएसटी को अगर भूख लगा तो पहले वो खुद खाएगा एंड अगर कुछ बचा तो वो अपने बच्चों को देगा, दैट इज उनके बच्चे को सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ओके, उसके बाद अगर फादर सेल्फिश है तो उसके बच्चे भी कैसे होंगे? सेल्फिश, राइट। तो अगेन अगर सीजीएसटी को भूख लगता है तो सबसे पहले कौन खाएगा? सीजीएसटी खाएगा, और अगर कुछ बचा तो फिर अपने फादर को देगा, दैट इज आईजीएसटी को देगा। ओके, मगर एक बात समझो, ये जो है, ये जो दीवार बना है इन दोनों तीनों भाइयों के बीच में, ये दीवार क्यों है? बिकॉज इन तीनों भाइयों के बीच में झगड़ा है। इसका मतलब अगर एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी को अगर भूख लगा तो सीजीएसटी कोई भी पैसा देने वाला नहीं है। ओके, सो क्लियर है। तो आपको इतना याद रखना है कि इन तीनों भाइयों में झगड़ा है तो इन एक दूसरे का क्रेडिट ये यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो सेम वे में एसजीएसटी को अगर खाना है तो सबसे पहले कौन खाएगा? एसजीएसटी, एंड अगर कुछ बैलेंस बचा तो किसको देगा? वो अपने फादर को देगा, दैट इज अपने आईजीएसटी को देगा। ओके, नेक्स्ट सेम यूटीजीएसटी भी सेम है, अगर उसको चाहिए तो पहले वो खुद खाएगा एंड बैलेंस अगर उसको कुछ बचा तो वो किसको देगा? अपने फादर को, दैट इज आईजीएसटी को। तो आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर हो गया हो। तो इसी के बेसिस पे अपने को ये पूरे सम सॉल्व करने हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको आईजीएसटी का लायबिलिटी पे करना है और आईजीएसटी के पास अगर बैलेंस है तो सबसे पहले वो अपना लायबिलिटी पे करेगा और उसके बाद अपने बच्चों का लायबिलिटी पे करेगा, दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी का। सेम वे में अगर सीजीएसटी का कोई लायबिलिटी है तो सबसे पहले सीजीएसटी अपना खुद का लायबिलिटी पे करेगा एंड उसके बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है तो वो आईजीएसटी का बैलेंस पे करेगा, मगर अपने भाइयों का, दैट इज एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी का पेमेंट नहीं करेगा वो। सिमिलर वे में उनके जो एसजीएसटी है वो भी क्या करेंगे? वो भी सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी का पेमेंट नहीं करेंगे एंड यूटीजीएसटी भी क्या करेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का पेमेंट नहीं करेगा। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब हम देखते हैं इसी के बेसिस पे सम, और सम देखने के पहले एक बात याद रखो, हम इस सम को 4 स्टेप्स में करेंगे। 4 स्टेप में मतलब स्टेप नंबर 1 आउटवर्ड सप्लाई लायबिलिटी। आउटवर्ड सप्लाई का लायबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे इन स्टेप नंबर 1। और आउटवर्ड सप्लाई का लायबिलिटी कब कब होता है? तो आउटवर्ड सप्लाई का लायबिलिटी होता है जब वर्ड यूज हुआ हो आउटवर्ड सप्लाई या सेल्स या फिर सर्विस प्रोवाइडेड। ये तीनों वर्ड अगर आपको दिखते हैं तो आपको डालना है स्टेप नंबर 1 में। ओके, इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है हमारा इनवर्ड सप्लाई, जो कि है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले सेकंड स्टेप में आपको कब लिखना है? जब आपको वर्ड दिखे सम में इनवर्ड सप्लाई, परचेज या सर्विसेज अवेल्ड। ओके, थर्ड स्टेप में हम निकालते हैं नेट टैक्स लायबिलिटी टू बी पेड एंड फोर्थ स्टेप में हम लेते हैं कैश लेजर का बैलेंस। ओके, तो ये 4 स्टेप्स अपने को करने हैं। और एक बात, अगर कोई ट्रांजैक्शन 2 स्टेट के बीच में हो रहा है, दैट इज स्टेट नंबर 1 से लेके स्टेट नंबर 2 के बीच में, मतलब 2 स्टेट अगर इन्वॉल्व है तो फिर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। एंड अगर सिर्फ विद इन स्टेट हो रहा है, एक ही स्टेट, जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं वो एग्जांपल दूँ, महाराष्ट्र एंड गुजरात के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। मगर अगर मुंबई एंड पुणे के बीच में कोई ट्रांजैक्शन है तो ये दोनों भी सिटी कहाँ पे आते हैं? महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। तो भी जब विद इन स्टेट रहता है तब कौन सा टैक्स लगता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, एंड अगर 2 स्टेट के बीच में है तो हम इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, ये कुछ बेसिक्स था जो आपको पता होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग द सम। ओके, तो अब जाते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज अ सम फ्रॉम नवंबर 2019। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो क्विकली अब ये नवंबर 19 का सम देख लेते हैं। सो मिसेस सुमित इलेक्ट्रिक वर्क रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो अपना जो
सप्लायर है सुमित इलेक्ट्रिक, वो है अपना छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और ये सम जो आया वो 15 मार्क्स के लिए आया। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स, कैलकुलेट द नेट टैक्स लायबिलिटी। ओके, ये सम श्योर आपको आने ही वाला है कल एग्जाम में, सो ध्यान से पढ़ेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस दिया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट लेजर एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश लेजर, ठीक है। जो अभी हमने जस्ट रूल देखा था वो कौन से लेजर का था, क्रेडिट लेजर का, ठीक है, तो याद रखना। अब पढ़ते हैं आगे। ओपनिंग बैलेंसेस हम लास्ट में यूज़ करेंगे, अभी उस फिलहाल कोई यूज़ नहीं है, बस आपको दोनों आइडेंटिफाई करके रखना है, क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर, दो अलग अलग। ओके, पहला लिखा है सोल्ड गुड, सोल्ड मतलब सेल किया है, मतलब स्टेप नंबर 1 में आएगा। एंड कहाँ पे सेल किया है, तेलंगाना, तो छत्तीसगढ़ से तेलंगाना दो अलग अलग स्टेट है, तो कौन सा टैक्स आएगा, IGST। और कहाँ पे लिखेंगे हम, स्टेप नंबर 1 में। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर अगेन छत्तीसगढ़ टू जम्मू एंड कश्मीर, दो अलग अलग स्टेट्स, तो आएगा टैक्स IGST एंड हमारा होगा स्टेप नंबर 1। प्रोवाइडेड सर्विसेज, प्रोवाइडेड सर्विसेज मतलब हमने ही सर्विस दिया है किसी को, कहाँ पे सर्विस दिया है, मणिपुर, तो अगेन स्टेप नंबर 1 है। एंड कौन सा टैक्स आएगा, IGST। प्रोवाइडेड सर्विसेज, इससे ही पता चलता है कि ये स्टेप नंबर 1 है। देखो सोल्ड गुड्स या प्रोवाइडेड सर्विसेज या आउटवर्ड सप्लाई अगर वर्ड होगा तो स्टेप नंबर 1 रहेगा, ठीक है। और कहाँ पे सेल किया है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में ही सेल किया है, मतलब एक स्टेट के अंदर ही सेल किया है, तो आएगा टैक्स आपका CGST एंड SGST। और जब भी CGST SGST आएगा, जो भी रेट है उसका आधा आधा इन दोनों में डिवाइड कर देना है। ओके, तो एक सेकेंड, ठीक है, तो आपको जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से बनाना है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। पहला जो ट्रांजैक्शन था वो तेलंगाना को हमने सेल किया था छत्तीसगढ़ से, उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, तो टैक्सेबल वैल्यू है 6 लाख, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 लाख रुपीज़, और उसके ऊपर IGST 18% के हिसाब से 1,08,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था सोल्ड गुड्स टू सुरेश जम्मू एंड कश्मीर, उस पर IGST है 12%, अमाउंट कितना है 4 लाख, तो 4 लाख में टैक्सेबल वैल्यू में लिखता हूँ, एंड इसके ऊपर 12% जो है वो 48,000। नेक्स्ट मणिपुर, मणिपुर वाला ट्रांजैक्शन जो है उसके ऊपर 1,35,000 का टैक्सेबल वैल्यू है, सो 1,35,000 पे 5% IGST कितना आएगा, 6750। आप जो कॉलम में लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखिए, टैक्सेबल वैल्यू एंड IGST, बाकी दोनों कॉलम में 00 है। उसके बाद प्रोवाइडेड सर्विसेज टू मयूर इन रायपुर छत्तीसगढ़, हमने डिवाइड करके रखा है 9%, 9%। ओके, इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 17 लाख। ओके, तो 17 लाख आप लिखोगे टैक्सेबल वैल्यू, एंड 9% CGST कैलकुलेट करोगे, एंड 9% SGST। ओके, सो दिस कम्स टू 1,53,000 ईच, एंड अपना स्टेप नंबर 1 खत्म हो चुका है, ठीक है। ये बहुत ध्यान से करना, इसके भी मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हो चुका है अपना, अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं स्टेप नंबर 2, दैट इज इनवर्ड सप्लाईज या परचेसेस के ऊपर टैक्स कितना है। स्टेप नंबर 2 आगे बढ़ते हैं, अपने को सम में दिया है इनवर्ड सप्लाईज 28% फ्रॉम जबलपुर MP। देखो MP और छत्तीसगढ़ दो अलग अलग स्टेट है, राइट, तो कौन सा टैक्स आएगा, IGST। और क्योंकि इनवर्ड सप्लाईज बोला है मतलब स्टेप नंबर 2 है। अगे इनवर्ड सप्लाईज मतलब स्टेप नंबर 2, और राजस्थान है मतलब दो स्टेट है, तो कौन सा टैक्स आएगा, IGST। फिर इनवर्ड सप्लाईज है अगेन स्टेप नंबर 2, कौन से स्टेट में है, छत्तीसगढ़, एक ही स्टेट के अंदर है, तो कौन से टैक्स आएंगे, दो टैक्स, CGST एंड SGST। तो अब रेट 12% क्या करना है, दोनों को हाफ हाफ, 6%, 6%। ओके, तो चलो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका स्टेप नंबर 2 के लिए कॉलम अगेन सेम रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू IGST CGST SGST एंड टोटल GST। ओके, तो फर्स्ट टैक्सेबल वैल्यू कितना था अपना, फर्स्ट टैक्सेबल वैल्यू है अपना 2,70,000। ओके, उसके ऊपर 28% IGST आ गया 75,600। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर है 4,30,000 का टैक्सेबल वैल्यू, और उसके ऊपर IGST है 5%, 5% के हिसाब से आया है 21,500। ओके, एंड देन छत्तीसगढ़ 8,50,000, मगर CGST 6% है एंड SGST 6% है, तो वो कितना आता है 51,000 ईच, टोटल कम्स टू 1,02,000। ओके, अब जो टैक्स है उसका हमने टोटल कर दिया, राइट, यहाँ पे हमने जो टैक्स था उसका हमने टोटल कर दिया, तो IGST आया है 97,100, 51,000 एंड टोटल है 199,100। ओके, अब यहाँ पे हम अपना ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC ऐड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस जो था अब ऐड करना है, कौन सा ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस आप ऐड करोगे। सो क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10,000 IGST, CGST का 1,70,000 एंड SGST का 23,000। तो ये जो क्रेडिट है, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में ही क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है। सो
ओपनिंग बैलेंस ऐड करने के बाद जो आएगा दैट विल बी योर टोटल ऑफ बी, दैट इज टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। तो स्टेप नंबर 1 हो गया है, स्टेप नंबर 2 हो गया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 3, जिसमें अब क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, अब हमको यहीं पे देखना है, ठीक है। अब हमको हमारा रूल याद करना है, राइट। सबसे पहले जो हमको बैलेंस देखना होता है वो है आईजीएसटी का। अब देखो आईजीएसटी का पे कितना करना है 162, मगर उसके पास बैलेंस कितना है 1,07,000। तो अब आते हैं हमारे यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट के ऊपर, दैट इज इन अवर स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। अब यहाँ पे लिखते वक्त आप जो ए में आपको टोटल आया है एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लोगे, मगर यहाँ पे जो कॉलम बनेंगे वो रहेगा सिर्फ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो टोटल 162, 153, 153 जो हमको यहाँ पे आया था। ओके, नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले आप देखोगे आईजीएसटी को कितना चाहिए 162। आईजीएसटी इज फादर के पास पैसा कितना है मगर 1,07,000। 162 में से 1,07,000 माइनस करोगे, बैलेंस बचा 55,650, राइट। और सीजीएसटी एसजीएसटी को एज इट इज ओके। तो 162,750 में से 1,07,100 माइनस किया, 55,650 बचा। यहाँ पे आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है बिकॉज आईजीएसटी का कुछ भी बैलेंस हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है, बिकॉज जो भी बैलेंस था वो आईजीएसटी में ही यूज हो गया। तो अब इनका नेट लायबिलिटी बच जाता है 55,650, 1,53,000, 1,53,000। अब सीजीएसटी का लायबिलिटी है 153, मगर उसके पास 2,21,000, राइट। 2,21,000 है, मगर क्या वो पहले फादर को देगा या पहले अपना खुद का लायबिलिटी पे करेगा, राइट। पहले अपना खुद का लायबिलिटी पे करेगा। सो 221 में से पहले अपना 153 वो पे करेगा। सेम वे में 74 आप यूज करोगे फॉर 1,53,000 लायबिलिटी ऑफ एसजीएसटी, ठीक है। सो 221 में से 1,53,000 का एसजीएसटी लायबिलिटी पे करने के बाद भी कितना बैलेंस बचता है एसजीएसटी के पास 68,000, ओके। एंड एसजीएसटी का 74,000 ही बैलेंस था, मगर उसको 79,000 और पे करना है। जो रेड में है दैट इज पेएबल एंड जो ग्रीन में है वो अपने पास एक्सेस क्रेडिट बचा हुआ है। अब मेरे को बताओ सीजीएसटी का 68,000 क्या आप एसजीएसटी को दे सकते हो? नहीं दे सकते, राइट। नहीं दे सकते, क्यों? बिकॉज उन दोनों में क्या है, झगड़ा है। मगर क्या वो अपने फादर को देगा? यस, अपने फादर को, दैट इज आईजीएसटी को देगा। सो 68,000 और इसका लायबिलिटी कितना है 55,000, क्या अब ये एडजस्ट हो सकता है? यस, 68,000 में से 650 यहाँ से माइनस करो और यहाँ पे लेके आओ, सो दैट आईजीएसटी का लायबिलिटी भी क्या हो जाए 0, मगर सीजीएसटी के पास अभी भी कितना एक्सेस बचा हुआ है? सीजीएसटी के पास अभी भी एक्सेस बचा है 12,350, मगर एसजीएसटी के पास कोई एक्सेस नहीं है, उसको लायबिलिटी और पे करना है 79,000 का। क्या हम ये 12,350 इससे इधर यूज कर सकते हैं? तो नहीं, राइट। अब जो ये पैसा 79,000 पे करना है वो हमको पूरा का पूरा कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा, ओके। तो अब यहाँ पे होता है अपना स्टेप नंबर 3 खत्म एंड चालू होता है स्टेप नंबर 4। लास्ट में हमको ऐसे लिखना है, नेट जीएसटी पेएबल थ्रू कैश लेजर इज 79,000 और जो 12,350 का जो एक्सेस बैलेंस बचा है वो अगले नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, नाउ स्टेप नंबर 4 दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी payable by electronic cash ledger. Okay, this is our step number 4. Last step में कॉपी सिर्फ अब रेड वाला पार्ट करोगे जो पेएबल। आईजीएसटी का कोई भी पेएबल नहीं है, सीजीएसटी का कोई भी पेएबल नहीं है, उल्टा तो उसका एक्सेस कैरी फॉरवर्ड है, मगर एसजीएसटी का पेएबल है 79,000, ओके। अब अपने को देखना है कि कैश में अपने कितने बैलेंस है। तो जो ओपनिंग कैश बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दिया था वो अभी हमारे काम आएगा। सो कैश लेजर का बैलेंस है 16,700, 24,000, 39,000। अब एसजीएसटी का लायबिलिटी जो है वो एसजीएसटी का लायबिलिटी जो है वो 79,000, इसमें से उसके पास बैलेंस कितना है सिर्फ 39,000। सबसे पहले 79,000 में से सबका बैलेंस लिख लो, ओपनिंग कैश बैलेंस। अब 79,000 में से 39,000 माइनस हो गया, फिर भी कितना बैलेंस है पेएबल
फिर भी पेएबल है 40,000। ओके, अब अप्रैल 2020 के पहले हम ये क्रेडिट यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते थे। ओके, अप्रैल 2020 के पहले ये जो क्रेडिट है वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते थे। अब अप्रैल 20 के बाद हम ये क्रेडिट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको पहले फिल करना पड़ता है GST PMT 09। ओके तो अगर आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि भाई भाई में झगड़ा है, तो ये एक दूसरे को पेमेंट नहीं देंगे, तो वो जो रूल था वो सिर्फ क्रेडिट लेजर के लिए है। ठीक है, ये जो क्रेडिट लेजर था उसके लिए। देखो हमने यहाँ पे एक्सेस था, यहाँ पे दिया क्या, नहीं दिया। क्यों? बिकॉज ये जो बैलेंस है वो क्रेडिट लेजर का बैलेंस है, और ये जो 24,000 बैलेंस है वो कैश लेजर का बैलेंस है। यहाँ पे ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, राइट। तो आप ये 24,000 इस 40,000 की लायबिलिटी पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 40,000 में से 24,000 भी अगर माइनस किया तो और कितना पे करना बाकी है, 16,000। वो जो 16,000 है हम IGST से ले लेंगे। ओके, वो जो 16,000 है वो हम IGST से ले लेंगे। तो 40,000 में से टोटल 24 एंड 16 दोनों चला गया, बैलेंस लायबिलिटी कितना बचा यहाँ पे, 0। ओके, अब इनका बैलेंस कुछ बचा है क्या, 24 में से पूरा 24 चला गया, यहाँ पे भी 0 बचा, और लास्ट में 16,700 में से 16,000 भी माइनस हो चुका है। अब सिर्फ जो बैलेंस बचता है वो IGST का बैलेंस है, दैट इज 700। ठीक है तो ये एक वर्ड लिखना ज़रूरी है कि GST PMT 09 अप्लाई फाइल करने के बाद ही आप कैश लेजर का बैलेंस इंटर हेड एडजस्टमेंट या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में आप ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आया हो ये सम, और अगर ये सम समझ में आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को। एंड ये सम कल आने ही वाला है, तो अगर आप टोटल 4 स्टेप्स ना कर पाओ तो एटलीस्ट 2-3 सेकेंड या थर्ड स्टेप तक तो कर ही पाओ, राइट। तो उसके कम से कम आपको 10 to 12 मार्क्स मिलने ही वाले हैं। सो डोंट वरी, कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर ये सब नहीं समझा हो तो फिर से ये वीडियो स्लो करके देखिए, अगर स्पीड स्लो लग रहा होगा तो फास्ट करके देखिए। ओके, सो ट्राई वन मोर सम बाय योरसेल्फ। अगर मैं तुमको दिखाऊँ तो मई 2019 में कुछ ऐसा सम आया है, और आपको कैलकुलेट करना है अगेन GST पेएबल। ओके, बहुत इजी सम था, आप ट्राई करना। 15 मार्क्स के लिए सम आया है। सो क्या दिया है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई है मतलब आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई मतलब स्टेप नंबर 1। इंट्रा स्टेट बोला है, इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर है, मतलब कौन सा टैक्स आएगा, CGST एंड SGST। नेक्स्ट इंटर स्टेट सप्लाई, सप्लाई मतलब आउटवर्ड सप्लाई, अगेन स्टेप नंबर 1। मगर इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट मतलब एक टैक्स, कौन सा टैक्स, IGST। ओके, इसके बाद जो 2 है वो है परचेसेस। ओके, परचेस होगा मतलब स्टेप नंबर 2। ठीक है, इंट्रा मतलब एक मतलब 2 टैक्स, एक स्टेट तो 2 टैक्स, 2 स्टेट तो 1 टैक्स। इंटर मतलब 2 स्टेट तो 1 टैक्स, वो है IGST। फिर ये ओपनिंग बैलेंस दिया है ITC मतलब ये क्रेडिट लेजर का बैलेंस दिया है, क्रेडिट लेजर। ओके, तो इसके बाद कैश लेजर का बैलेंस नहीं दिया है, इसका मतलब आपको सिर्फ स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 तक ही करना है। कैश लेजर नहीं होगा तो स्टेप नंबर 4 नहीं आएगा। क्लियर है? ये बहुत इजी सम आया था 15 मार्क्स के लिए, तो हर एक स्टेप का आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सो ट्राई करना, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर।